हाँ दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। और आप सबका जो है दोस्तों आज के इस सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी का जो है हमारा सेशन चल रहा था। शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी के अंतर्गत जो है दोस्तों अपन 7 क्लास से पहले पढ़ चुके हैं। आज की अपनी क्लास जो रहेगी वो कौन सी रहेगी दोस्तों? कक्षा 8वीं क्लास जो रहेगी दोस्तों आज अपनी रहेगी। यानी कि आज जो है अपन आज और कुछ प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चाएं करेंगे। तो शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी थ्योरी तो आपने मेरे चैनल पे भी या अन्य कहीं पे भी जो है दोस्तों आपने बहुत पढ़ ली होगी। अपन एमसीक्यू के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रतिदिन मेरी ये कोशिश रही कि मैं आपके टाइम को कम कर सकूं, है ना। कभी आपके जो 40 मिनट की क्लास कभी हुआ करती थी शैक्षिक परिदृश्य की, उसको 8 दिन में मैं 25 से 30 मिनट के बीच में लेकर के आ गया हूं। जो 1-1 घंटे की क्लास से आपके शिक्षण विधियों और वो आपके साइकोलॉजी वाली हो रही थी उसको मैं 35-35 40-40 मिनट पर लेकर के आ गया हूं। तो मेरा एक कोशिश पूरी ये रह रही कि मैं कम से कम आपका समय लूं और अधिक से अधिक जो है दोस्तों मैं आपको जानकारी दे सकूं। तो चलिएगा आज की क्लास में भी अपन किसी भी प्रकार का टाइम जो है दोस्तों नहीं गवाएंगे, क्योंकि समय जो है मेरे से ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं और आज की क्लास में अपन पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आज की क्लास का पहला प्रश्न जो है दोस्तों आपको क्या कहता है। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने ये लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू की मूलभूत तत्व नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया प्रणाली जो होती है दोस्तों, उस प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत मूल चीज नहीं आती। देखो तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे अदा, प्रदा, प्रक्रिया और प्रतिपुष्टि ये आपकी प्रक्रिया प्रणाली के मूल तत्व कहलाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या क्या रहेगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों यहां पे दे रखा है अदा, प्रक्रिया, चलो प्रदान नहीं दे रखा है, प्रतिपुष्टि दे रखा है। तो यहां पे ये चारों बातें जो होती दोस्तों सही हो जाती है। लेकिन अध्ययन का जो है आपकी प्रक्रिया प्रणाली से या प्रोसेस मेथड से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा अध्ययन। भाई प्रणाली जो है आपके प्रणाली के जो पहलू की बात करें अपन, ये आईसीटी के संदर्भ में प्रणाली जब भी आए दोस्तों आपको अनुदेशन प्रणाली समझना है। तो यहां पे प्रणाली के संबंध में कह रहा है, तो यहां पे अध्ययन जो है वो नहीं। देखो क्योंकि देखिएगा आपका जो एक प्रकार से अपन देखें कि आईसीटी जो है कंप्यूटर अनुदेशन जो है वो एक बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित ना होकर के एक समस्या केंद्रित अनुदेशन है। उसमें एक प्रोसेस चलती है जिसके अंदर अध्ययन किसी प्रकार का नहीं होता है, जिसमें एक समस्या का केवल क्या होता है दोस्तों, वहां पे समाधान होता है। तो यहां पे अपने इस तरीके से यदि अपन यहां देखेंगे तो अपना उत्तर जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा? डी आंसर जो हो दोस्तों यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर तकनीकी के 8वीं भाव का मुख्य आधार है। यानी कि सिंपल भाव से देखना कि सॉफ्टवेयर तकनीकी का मुख्य आधार क्या है, आपको इसमें से बताना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का होना, छात्र के व्यवहार को बदलने के प्रयास, शिक्षक के व्यवहार में इच्छित बदलाव लाने के प्रयास, शिक्षण के लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास। यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्निक्स जो आई है उसका आहिर्भाव क्या है, मूल भाव क्या है, इससे जो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो क्या हुआ है दोस्तों? जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग होना। ठीक है, करके सीखना अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि एक मार्गदर्शक की भी जरूरत होनी चाहिए। ये भी तकनीकी का आधार है लेकिन मुख्य नहीं कह सकते अपन, इसको काटेंगे दोस्तों। छात्र के व्यवहार को बदलने का प्रयास में टीचिंग जो होती है सब तरह से व्यवहार बदला जाता है, केवल सॉफ्टवेयर तकनीकी लाने से ही बच्चों की बिहेवियर में कुछ विशेष चेंज हो जाएगा ऐसा अपन नहीं कह सकते, इसको भी काट देते हैं। शिक्षक के व्यवहार में इच्छित बदलाव लाने का प्रयास, ये आंसर आपका यहां पे सही होगा। सॉफ्टवेयर क्या करता है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर टेक्निक्स जो आई है उसमें जैसा टीचर चाहता है वैसा इच्छित, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं बच्चों को एमसीक्यू करवाऊं, लेकिन एमसीक्यू करवाने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर प्रणाली की क्या लेनी पड़ेगी? सहायता लेनी पड़ेगी। बाकी मैं एक बड़ी क्लास में एमसीक्यू कैसे करवा सकता हूं? तो मैंने किसका सहारा लिया? एक सॉफ्टवेयर प्रणाली का सहारा लिया। तो यहां पे शिक्षक के व्यवहार में इच्छित बदलाव लाने का प्रयास सॉफ्टवेयर टेक्निक का जो अपन कह सकते हैं मेन जो आधार है, मेन मोटो जो है दोस्तों ये रहेगा। शिक्षण के लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास, ये तो सब में होता है, ये भी नहीं होगा। सी वाला आंसर अपना यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एकदम करेक्ट हो जाएगा। भाई सी आंसर क्या हो जाएगा अपना? बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्न में से कंप्यूटर सहायक निर्देशन में शामिल नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों जो आपको कंप्यूटर का अनुदेशन या कंप्यूटर सहायक निर्देशन, कंप्यूटर के साथ सीखने की, कंप्यूटर की सहायता से सीखना कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। तो यह कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीजें जो कंप्यूटर सहायक निर्देशन में शामिल नहीं है। यह शिक्षक एवं छात्रों के लिए तथ्य प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसको तो बिल्कुल ये तो सत्य होगा। यह रुचिकर, संक्षिप्त और परिमाणवन्खी है। ये बिल्कुल सही, रिजल्ट्स भी देता है, रुचिकर। ये मशीन पर आधारित होने से ये घनिष्ठता से रहित है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई चीज मशीन आधारित शिक्षण है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बालक उसके साथ में कोई अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं होता भाई, क्योंकि मशीन आधारित शिक्षण को हम बहुत ज्यादा मानते हैं। सिंपल तरीका देखिएगा, इस चीज को देखिएगा, जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, एक तरीके की मशीन है। कोई ज्ञान जो किताब में लिखा हुआ है उसकी वास्तविकता पर हम नहीं मानेंगे। उसी ज्ञान को कोई कथाकार यदि बोल करके बोलता है तो सोशल मीडिया पर उसको देखते ही हम अपना लेते हैं, ये बिल्कुल सही होगा। भाई आपके पास में जैसे अपन बात करते हैं, किसी भी कोई भी धर्म का ग्रंथ हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी चीज हो, सारी चीजें किताबों में लिखी हुई है। हम उस चीज के साथ में किताबों में पहले लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हम जब तक उसको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं सुनते तब तक उसके साथ में संबंध घनिष्ठ नहीं होता है। तो यानी कि मशीन से आपकी संबंधता के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक टीचर कोई ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा है, एक टीचर आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा है, तो क्या आपकी घनिष्ठता में कोई फर्क पड़ा? क्या ऑफलाइन में भी उतनी ही आपकी घनिष्ठता है शिक्षक के साथ में जितनी का है आपके ऑनलाइन में? कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपन नहीं कह सकते दोस्तों। तो यहां पे अपना उत्तर जो हो जाएगा 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। ये छात्रों के वस्तुनिष्ठ और विशेष सहायता प्रदान करता है, ऐसा कुछ, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहां पे इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो अपन यहां पे सी वाले आंसर को दोस्तों क्या कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। कंप्यूटर सहायक लर्निंग के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त है? आपको यह बताना है कि कंप्यूटर सहायक लर्निंग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, यह बहुत महंगा है, इसके लिए सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध है, ये तो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर सहायक लर्निंग है, कंप्यूटर के आपको क्या चीज चाहिए दोस्तों? मैं आज खुद चीज देख रहा था कि मुझे एक ऐसी कोई एप्लीकेशन मिल जाए या ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसपे मैं एनसीईआरटी के प्रत्येक राज्य की किताबों को देख सकूं। ये सब मैं आज सर्च कर रहा था, तो इजीली मुझे एक सॉफ्टवेयर जो है आसानी से जो है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुझे उपलब्ध हो गया, जिसके ऊपर पूरे राजस्थान या पूरे भारत के अंदर एनसीईआरटी तथा उसके हर एक क्षेत्र में हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, उर्दू, जिस मीडियम की आपको जो भी किताब चाहिए वो पूरी की पूरी लेसन के साथ वहां पे क्या हो गई थी आपको उपलब्ध हो। क्योंकि मुझे साइकोलॉजी की किताबें चाहिए थी, है ना, तो वहां पे मुझे 2-3 किताबों से मर्ज करना था। जब मैं आपको ये ढूंढ रहा था तो मुझे इजीली तरीके से मिल गया। तो कोई भी चीज आपको सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों कंप्यूटर सहायक लर्निंग के दौरान बहुत आसानी से उपलब्ध, ये सत्य है। ये बहुत महंगा है ऐसा नहीं कह सकते। कहां महंगा है? आपको 199 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है, ऑफलाइन लेकर के जाओ कितना में। सॉफ्टवेयर प्रणाली बहुत सस्ती है दोस्तों, बिल्कुल फ्री मिल रही है। यानी कि ऑफलाइन से भी सस्ता क्या है आपका, ऑनलाइन है। इसकी संभावना बनी रहती है कंप्यूटर लगातार खराब होता रहे, अरे ऐसा कुछ नहीं है। इसकी संभावना बनी रहती है कि सीएएल ने स्वयं स्तर पर सीखने के प्रयास के छात्र समय को बेकार कर दिया। छात्र का समय कैसे बेकार होगा? ऐसा कुछ नहीं है। बी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अनुदेशन प्रणाली उपागम है, यानी कि सिस्टम अप्रोच क्या है आपको यह बताना है। ये शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, कक्षीय फोकस है या समस्या केंद्रित है? अभी मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि अनुदेशन सामग्री जो होती है दोस्तों आईसीटी से अकॉर्डिंग जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है, अनुदेशन प्रणाली हमेशा किसकी होती है दोस्तों, समस्या केंद्रित होती है दोस्तों। न बाल केंद्रित होती है न शिक्षक केंद्रित होती है। जब जो समस्या आती है तब उस अनुदेशन का प्रयोग हम करते हैं। तो यहां पे अपना जो प्रयोग या अपना जो उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, समस्या केंद्रित। यानी कि यहां पे जो सेंट्रल में होती है वो क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम होती है, ना स्टूडेंट्स होते हैं, ना टीचर्स होते हैं, ना क्लासरूम होती है। निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? इसमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो आप प्रणाली उपागम के अंतर्गत नहीं मानते किसी भी प्रोसेस के अंदर? देखिए यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बताया था, प्रक्रिया, सामग्री और उद्देश्य, 3 चीजों की अपन बात करें। कोई भी प्रणाली उपागम हो, प्रत्येक प्रणाली किसी न किसी उद्देश्य पर निर्धारित होती है। प्रत्येक प्रणाली की कोई न कोई सामग्री होती है। प्रणाली के अंदर सामग्री तो जरूर होती है। अनुदेशन प्रणाली की अपनी कुछ सामग्री होगी, चाहे आप कंप्यूटर के आधार पर करो, चाहे इंटरनेट के आधार पर करो, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे टेलीविजन के माध्यम से, प्रोसेस अपनी सबकी थी। संरचना का यहां पे कोई रोल नहीं होता। ये उत्तर अपन पहले भी कर चुके हैं। ये पहला उत्तर है, उसमें भी ऑप्शन यही था, लेकिन तीनों ऑप्शन अलग थे, केवल संरचना जो है, संरचना की जगह पे कुछ था। यहां पे अपना उत्तर क्या हो जाएगा, संरचना। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर अभियंता,
कर्म लेखन व्यवस्था चालक या कंप्यूटर चालक, इसको कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर अभियंता, कंप्यूटर इंजीनियर। तो ये अपन को कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में जिसकी जो कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन करा सके, कंप्यूटर अभियंता, कंप्यूटर को समझने वाला, कंप्यूटर को जानने वाला, कंप्यूटर की हर प्रक्रिया को जानने वाला, तो कंप्यूटर अभियंता की होना यहां पे क्या है दोस्तों जरूरत है। सिंपल सा प्रश्न, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है, यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत करता है। यह कह रहा है कि रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आप किसी भी बच्चे के घर तक बहुत ही कम रुपयों में एक शिक्षक जो है उनके घर तक पहुंच सकता है, बहुत ही कम खर्चों में पहुंच सकता है। ये उपागम जो है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है? हार्डवेयर उपागम की ओर, इंटीग्रेटेड उपागम की ओर, सिस्टम उपागम की ओर, सॉफ्टवेयर उपागम की ओर। तो दोस्तों मैंने आपको ये एक चीज बताई है कि मान लीजिए कि कोई भी शिक्षक किसी आईसीटी और अपनी शैक्षिक प्रक्रिया दोनों को मिला करके साथ चल रहे हैं, इसको अपन कहते हैं मिश्रित अध्ययन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं शिक्षक बोल रहा हूं और मैं एक मशीन का भी क्या ले रहा हूं दोस्तों, यहां पे सहारा ले रहा हूं। तो ये जो हमारे बीच में जो ये अध्ययन हो रहा है वो एक प्रकार का मिश्रित अध्ययन है, क्योंकि शिक्षक भी है आपके सामने और आपके सामने क्या है, मशीन है। और मिश्रित को अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड उपागम, यानी कि यहां पे किसी आईसीटी या किसी तकनीकी का सहारा भी लिया गया है और जो आपकी परंपरागत प्रणाली है उसको भी जोड़ा गया है। दोनों को मिक्स करके जब कोई क्रिया चलती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी इंटीग्रेटेड। तो यहां पे आपका जो उत्तर सही हो जाएगा मिश्रित उपागम, या अपन क्या कहेंगे इसको, इंटीग्रेटेड। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों, मिश्रित उपागम की ओर क्या करता है दोस्तों, ये संकेत करता है। तो यहां पे आपका उत्तर जो जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, 2 नंबर वाला उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा उपागम का भाग नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपागम की रूपरेखा का उपागम भाग नहीं है। विद्यार्थियों के पूर्व व्यवहार करना, उद्देश्यों का विश्लेषण करना, उपयुक्त माध्यम से चयन करना या उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था। ये कह रहे हैं कि प्रणाली की जो रूपरेखा बनती है इसमें से उपागम का कौन सा भाग नहीं है। विद्यार्थियों के पूर्व व्यवहार को पहचानना है ना, उद्देश्यों का विश्लेषण करना, उपयुक्त माध्यम का चयन करना। यानी कि यहां पर अगर मैं शब्द सिंपल शब्दों में लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सामग्री हो जाएगी। भाई क्या हो जाएगी, आपकी सामग्री। उद्देश्यों का विश्लेषण करना किसमें आ जाएगा, आपके प्रक्रिया में आ जाएगा दोस्तों। विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार को पहचानने का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज का आपको इनपुट लेना। तो मतलब ये तीनों चीजें तो वैसे ही आपकी उस पहले वाले प्रश्न की तरह ही जा रही है ना। यहाँ पे उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था किसी भी प्रकार की प्रणाली का उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं होगा। उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था इसमें अनुदेशन के तहत, यहाँ प्रणाली के तहत जो है दोस्तों अपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वाला भाग जो नहीं होगा, चौथा वाला उत्तर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है? इनमें से आपको एक ऐसी चीज बतानी है जो कंप्यूटर के साथ में अपन अनुदेशन करते हैं, कंप्यूटर के साथ में जो हम शिक्षण करते हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसकी मूल मान्यता को स्वीकार नहीं करता कि ये मुख्य रूप से ये नहीं हो सकती? ऑप्शन 1 दे रखा है आपको, एक ही समय पर अनेक शिक्षार्थियों के अनुदेशन प्रदान करना। ये कंप्यूटर के माध्यम से दोस्तों पॉसिबल है। शिक्षार्थी की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना, बिल्कुल ये भी सही है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतः क्रिया, तकनीकी के प्रयोग में विविधता। देखो ये भी इसने कहा कि कौन सी नहीं है। देखो ये भी बिल्कुल सही कथन है, दूसरा वाला भी सही कथन है, पहला वाला भी सही कथन है। शिक्षक शिक्षार्थी की मध्य अंतः क्रिया थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम। यानी कि कंप्यूटर के साथ बच्चा जब अनुदेशन करता है तो यहां पे मूल मान्यता क्या होगी कि बालक अंतः क्रिया किसके साथ में कर रहा है, मशीन के साथ में, कंप्यूटर के साथ में कर रहा है। मतलब शिक्षक की भूमिका यहां क्या होगी, कम। तो शिक्षक शिक्षार्थी की अंतः क्रिया ये इसकी मूल मान्यता के अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरे वाले ऑप्शन को यहां पे अपन क्या कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल सही कर देंगे। क्लियर? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी में सम्मिलित है। आईसीटी के अंतर्गत हम किन किन चीजों को दोस्तों सम्मिलित करते हैं, आपको यह बताना है। आईसीटी में इंटरनेट बिल्कुल आता है दोस्तों, इसके बाद में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल इसमें भी आता है। ईमेल जो है वो भी किसमें आएगा, आपके आईसीटी में आएगा। तो यानी कि यहां पे इंटरनेट, शैक्षिक दूरदर्शन और ईमेल तीनों बातें यहां पे सही होगी। मतलब अपना उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर है? यानी कि आपके यहां पे 4 ऑप्शन दे रखा है, सब में एक ग्रुप बना रखा है। यहां से आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो पूर्ण रूप से किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, सॉफ्टवेयर को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे मैं बात करें यहां पे देखो MS एक्सेल
बिल्कुल मान सकते हैं। माउस नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा भाई, सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। व्हाट्सएप भी वैसे नहीं होता है। मॉनिटर है, मॉनिटर भी नहीं है दोस्तों। स्कैनर, व्हाट्सएप या पावर पॉइंट, तो यहां पे अपन व्हाट्सएप स्कैनर को काट देंगे। एमएस वर्ड, फोटोशॉप और एमएस एक्सेल, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है, एमएस वर्ड भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी सॉफ्टवेयर है और एमएस एक्सेल भी क्या है, पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर है। यानी कि व्हाट्सएप भी है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां पे आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों, एमएस वर्ड, फोटोशॉप और एमएस एक्सेल ये पूर्ण रूप से क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इन दोनों में अंतर होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में। तो इसीलिए अपन जो स्कैनर और व्हाट्सएप जो है उसको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गिनते हैं, ना कि पूर्ण रूप से सॉफ्टवेयर है। तो यहां पे एमएस वर्ड जो है वो भी पूर्ण रूप से सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप जो है वो भी पूर्ण रूप से सॉफ्टवेयर है और एमएस एक्सेल जो है दोस्तों वो भी पूर्ण रूप से क्या है, आपके सॉफ्टवेयर है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है आपको किसी विशेषज्ञता के द्वारा अपने सिस्टम के अंदर डलवाना पड़ता है, जबकि एप्लीकेशन आप खुद डाउनलोड कर लेते हो। ये इन दोनों के अंदर एक विशेष अंतर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। कंप्यूटर की सहायता से जो आप अधिगम करते हो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या क्या लाभ है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए की बात करूं दोस्तों, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, टीचर की जरूरत रहती, बिना टीचर के तो आप कैसे पढ़ाओगे, है ना भाई। टीचर की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसे कैसे कैसे आवश्यकता नहीं रहती। लाभ क्या क्या है इसका, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, या शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीख सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कंप्यूटर अनुदेशन का या आईसीटी का, इसमें बालक अपनी गति से सीखता है। जैसे आपके सिंपल तरीका देखो, आपकी ये क्लास चल रही है, अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो वो 4 बार रिपीट करके उस चीज को क्या कर सकता है, देख सकता है। किसी को धीमी गति से सुनना है तो वो स्पीड को क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है। किसी को तेज गति से पढ़ना है तो स्पीड को क्या कर सकता है दोस्तों, बढ़ा सकता है। तो यहां पे अपन सही उत्तर क्या निकलेगा, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार, अपनी स्पीड के अनुसार क्या करता है दोस्तों, लर्निंग करता है। जब अपन अभिक्रमित अनुदेशन को पढ़ते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर वाला भाग ही है। तो अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से जब बालक अनुदेशन करता है या उसके माध्यम से जब बालक अधिगम करता है, शिक्षण करता है, तो उसमें एक सिद्धांत आता है, स्वगति का सिद्धांत आता है ना, स्वगति का सिद्धांत, स्वप्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। तो ये स्वगति का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक अपनी गति के अनुसार जो है दोस्तों क्या कर लेता है, अधिगम कर लेता है। चौथा वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। कंप्यूटर की सहायता से जो आप अधिगम करते हो उसकी मूल विशेषता क्या है, ये आपको इस प्रश्न के माध्यम से बतानी है। ऑप्शन 1, शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, या विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। एक ही बात हो जाएगी, वापस इसी ऑप्शन को अपन को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। शिक्षण कार्य आसान नहीं कठिन हो जाता है। ग्रामीण परिवेश में जाकर के आप कंप्यूटर के माध्यम से लर्निंग कराइए, आपको पता चल जाएगा कि काम कितना आसान है और कितना मुश्किल है ना। पाठ्यक्रम आसानी से पूरा नहीं होता है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से जो क्या होता है दोस्तों पूरा होता है। कारण क्या होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है, देखिए समझिएगा। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे जब सामने होते हैं ना, तो बच्चों के चेहरे से, उनकी हाव भाव से अपन को पता चल जाता है कि बच्चे किस गति से सीखने वाले अपन चल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये नहीं पता है। ऑनलाइन में टीचर को एक टारगेट बनाना पड़ता है कि आप किस प्रकार के बालकों का टारगेट बना रहे हो, आपको कैसे बच्चे चाहिए। आपको बच्चे ऐसे चाहिए जो धीमी गति से सीखने वाले हो, जो आराम से सीखने वाले हो, तो आप वैसे पढ़ाओ। आपको तेज गति वाले चाहिए, आपको मीडियम वाले बच्चे चाहिए। अधिकांश शिक्षक जो टारगेट करते हैं वो कौन से बच्चों को टारगेट करते हैं, मध्यम, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ी चीज भी क्या होती है, मध्यम। मध्यम वर्ग को ये ना जिसने टारगेट कर लिया वो कभी असफल हो ही नहीं सकता। आप ऐसा कोई काम कीजिए जिसमें आप बिल्कुल है जो निम्न कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड करते हो कि नहीं हमारा बिजनेस निम्न वर्ग के लोगों के लिए, वो चले ना चले मुश्किल है। आपने बहुत ऊपर कैटेगरी वालों को कर दिया तब भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आपने मध्यम वर्ग को टारगेट करके यदि कोई काम कर लिया तो उसमें सफलता मिलेगी। तो यहां पर टीचर को क्या करना पड़ता है, किसी चीज को चुनना पड़ता है। जैसे मैं अपनी बात करूं या किसी की बात करूं, मैं स्वयं की बात भी करूं, तो मैंने पढ़ने वाले बच्चों को चुन रखा है कि जो बच्चे अपनी अच्छी तैयारी करते आते हैं, जिनको समझने में कम समय लगता है या मेरे हल्के से पॉइंट से वो पूरा लर्निंग कर लेते हैं, मैंने ऐसे बच्चों को क्या कर रखा है, टारगेट कर। मुझे ऐसे बच्चे ही पसंद है, क्योंकि मेरी एक धारणा है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरी एक धारणा है कि कंपटीशन जो है वो तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के लिए है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कंपटीशन नहीं बना है। आप कितनी भी मूवी देख लो, है ना, कितनी भी 3 इडियट्स देख लो, कितनी भी है ना जितनी भी आपके संस्कारी मूवी बनी है देख लो, लेकिन सत्यता यही है, कंपटीशन में वही बच्चा निकलता है जिसके सीखने की गति क्या होती है, तेज होती है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कंपटीशन, उनके लिए कंपटीशन बना ही नहीं है।
उनको कंपटीशन देना है, क्योंकि आप तैयारी में 3 साल लगाओगे, 3 साल में नए बच्चे आ जाएंगे, वो आपसे ज्यादा होशियार होंगे। तो यहां पे जो बच्चे तेज गति से सीखते हैं उस बच्चे का ये क्या हो पाता है, अधिगम हो पाता है। तो ये आपका उत्तर यहां पे ये सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति में साधारण सभा की बैठक एक शैक्षणिक सत्र में कितनी होनी चाहिए? ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों? साधारण सभा की बात कर रहा है। तो देखिए, वैसे तो साधारण सभा की बैठक कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो आप सब लोगों को पता है कि साधारण सभा की बैठक जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 3। ये आपका उत्तर। किसकी बात कर रहा है? साधारण सभा। कार्यकारिणी सभा की बैठक की बात करें तो कार्यकारिणी सभा की बैठक तो प्रतिमा अमावस्या को होती है, लेकिन साधारण सभा की बैठक कितनी होनी चाहिए एसएमसी के अंतर्गत? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा यहां पे। एसएमसी की साधारण सभा की बैठकों हेतु कोरम का कितना होना आवश्यक है? यदि आप एसएमसी के अंतर्गत किसकी बैठक ले रहे हो दोस्तों? साधारण सभा की यदि बैठक हो रही है दोस्तों, तो साधारण सभा में जो कोरम होता है उस कोरम में कितनी गणपूर्ति का होना जरूरी है? ऑप्शन 1 कुल सदस्यों का 25%, उपस्थित सदस्यों का 25%, कुल सदस्यों का 10% या कुल सदस्यों का 75%। तो आप सब लोगों को बताया दोस्तों, यहां पे ये बात अपन ने कल भी कर ली थी दोस्तों, कि जब कभी भी कार्यकारिणी की बात आएगी तब अपना उत्तर सही होगा कोरम में 33%, और जब कभी भी अपनी साधारण सभा की बात आएगी दोस्तों, तो साधारण सभा में अपना उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपके 25%। तो यहां पे आपको जो उत्तर सही होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? कुल सदस्यों का 25% यदि उपस्थिति है तो कोरम मान्य होगा। यदि 25% से कम उपस्थिति है तो कोरम को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, या कोरम जो होगा वो क्या नहीं होगा दोस्तों? आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। 7 दिन बाद फिर से कोरम बुलाया जाएगा, हाँ उसमें फिर गुण प्रतीकीय फिर 25% से कम सदस्य आएंगे, फिर भी कोरम होकर के रहेगा, लेकिन एक बार तो 25% चाहिए। तो साधारण सभा में तो चाहिए आपको 25%, कार्यकारिणी में कितना चाहिए दोस्तों? 33%। विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 16, 25, 23 या 15? तो हम सब लोगों को पता है दोस्तों, प्रबंधन समिति एसएमसी में जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 16 होती है, और एसडीएमसी में जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 23 होती है। कई बार अपन पढ़ चुके हैं ना, इस 16 संख्याओं में 50% संख्या जो है दोस्तों वो किसकी है? आपके महिलाओं की क्या है दोस्तों? आरक्षित की गई। ये भी जानते हुए अगर संख्यात्मक रूप से पूछे तो क्या हो जाएगा? अपना 8 आंसर यहां पर सही हो जाएगा। एसएमसी कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों में से माता पिता या संरक्षकों की न्यूनतम कितने होने चाहिए? एसएमसी के अंतर्गत जो आप 16 सदस्यों को चुनते हो उसमें पेरेंट्स या अभिभावक या संरक्षक जो है उनकी संख्या कितनी होगी? 3/4, 1/3, 2/3 या 1/4? दोस्तों ध्यान रखना 75%, यानी कि आप कह सकते हो कि 3/4 जो संख्या है दोस्तों वो किसकी रहेगी? आपके 3/4 जो संख्या रहेगी वो किसकी रहेगी? आपके अभिभावकों की रहेगी। मतलब एसएमसी की कुल जो 16 सदस्यों की जो टीम होती है उसमें 75% संख्या जो है वो किसकी रहेगी? आपके अभिभावकों की रहेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का सचिव कौन होता है? एसएमसी का सचिव कितनी बार अपन बात कर चुके दोस्तों, किसकी बात करें? एसएमसी के सचिव की। एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है, और एसएमसी का सचिव जो होता है वो विद्यालय का संस्था प्रधान होता है। यदि संस्था प्रधान नहीं है तो विद्यालय का जो भी वरिष्ठतम अध्यापक होगा वो उसका होगा। तो यहां पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? संस्था प्रधान या क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक अपना आंसर सही हो जाएगा। यदि किसी विद्यालय में कोई संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक नहीं है तो जिसने भी संस्था प्रधान के कार्यभार को संभाल रखा होगा, कौन संभालता है? सीनियर टीचर ही संभालता है। तो वो सीनियर टीचर जो होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? आपके एसएमसी कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है भाई? संस्था प्रधान, प्रधानाध्यापक, अभिभावक जो कार्यकारिणी समिति में हो, प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत या विधायक द्वारा मनोनीत? तो सही उत्तर हो जाएगा अभिभावक। अभिभावक कौन से? जो कार्यकारिणी समिति का सदस्य हो उसी में से किसी एक को क्या बनाया जाता है? आपके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से कार्य है? विद्यालय प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं? तो बात की जाए दोस्तों साधारण सभा की अध्यक्षता करना, उसका मेन काम है कि जब भी आपकी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता जो करेगा वो कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। भैया सिंपल सी बात है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी को अध्यक्ष उस दिन के लिए बनाया जाएगा। किसी विषय पर बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना। कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है कि इसको किया जाए या नहीं किया जाए, तो सभी सदस्यों ने मत दिया, दोनों के मत बराबर आ गए 50-50%। अब जिस तरफ आपके जो अध्यक्ष जाएगा वो चीज मान्य हो जाएगी। तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वो भी किसको है? अध्यक्ष को। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बैठक को आहूत करना, देखो
बैठक को आहूत करना और बैठक आहूत की सूचना देना दोनों अलग चीजें। सूचना देने का काम सचिव का है, आहूत करने का काम अध्यक्ष का है। यानी कि बैठक बुलानी होगी तो काम अध्यक्ष कर सकता है, लेकिन बैठक की सूचना देने का काम कौन करेगा? सचिव करेगा। ये बारीक चीजें आपको ध्यान रखना है भाई, ये प्रश्न इसी का लिए। एसएमसी के सचिव निम्न में से कौन से कार्य हैं? एसएमसी का जो सचिव होता है इनमें से कौन सा कार्य एसएमसी के सचिव का है आपको बताना है। बैठक का एजेंडा तैयार करना, बिल्कुल भी बैठक में किस चीज के ऊपर बातचीत होगी ये काम कौन करता है? सचिव करता है, क्योंकि प्रधानाचार्य होता है वो उस विद्यालय का। बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, अभी मैंने बताया सूचना जारी करने का काम उन्हीं होगा। वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, यानी कि लेखा जोखा का जो भी काम होता है वो किसका होता है? आपके सचिव का होता है। तो यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ये लिखे हुए जितने भी कार्य है वो किसके होते हैं दोस्तों? आपके सचिव के होते हैं। यहां पे उत्तर क्या सही हो जाएगा? विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किस दिन होता है? द्वितीय शनिवार, चौथे शनिवार, पूर्णिमा या अमावस्या? मैंने आपको बता दिया कि यहां पे अमावस्या क्या होगा आपका सही होगा। 2015 से अमावस्या को ही बैठक होती आ रही है। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु कोरम कितना होना आवश्यक है? यानी कि आपको एसएमसी के अंदर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? कार्यकारिणी की। कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 2/3, 3/4 या 1/4। तो 33% का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुल सदस्यों का 1/3। उत्तर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार्यकारिणी की बात करें और साधारण सभा की बात करते तो 25%। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति कार्यकारिणी के कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी कि आपके विकास एवं प्रबंधन समिति की बात कर रहा है, एसडीएमसी की बात कर रहा है दोस्तों। वहां पे सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वहां पे आपके सदस्यों की संख्या जो होती है दोस्तों वहां पे कितनी होती है? आपके 30। वहां पे ध्यान रखना, वहां पे अध्यक्ष जो होता है प्रधानाचार्य हो जाए, प्रधानाध्यापक हो जाता है, और सचिव जो होता है वो प्रधानाचार्य के द्वारा नियुक्त किया गया विद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? सचिव कहलाएगा। ये पद से होते हैं दोस्तों। तो यहां आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। आज 25 प्रश्न ही है, अच्छा कल ज्यादा थे तो आज काट दिए, है ना। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ये थे आज की क्लास के कुछ प्रश्न जिसके ऊपर अपन ने चर्चाएं की, जिसमें मैं लेकर के आया था और जिसके ऊपर अपन ने बताया था। यकीनन ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी सफलता के अंदर मदद कर ही रहे होंगे और आप हमारी क्लासों को देख ही रहे हो, स्नेह दे रहे हो। इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो बिल्कुल पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय, राधे राधे, जय हिंद।